नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। एक बार बता दो सभी, आवाज़ सभी तक पहुँच रही है भाई मेरी? क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से बताएं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी आ जाओ, क्लास के साथ जुड़ जाओ और जल्दी से जल्दी सभी बच्चे थम्स अप कर दो एक बार। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी बच्चे, तो आप जल्दी से थम्स अप कर दो। ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। और थम्स अप मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं तुम्हारे, तो इसका मतलब आवाज़ वगैरह सब आ रही है। तो भाई चलो आ जाओ, टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक आप लोगों का चल रहा है आज की क्लास में, वही डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई बात कर रहे हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की। बायोलॉजी में इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि हम लोग सोचकर चलते हैं कि आज ख़त्म कर देंगे, आज ख़त्म कर देंगे। बट कॉन्सेप्ट को पढ़ाते पढ़ाते वो टॉपिक जो है आप लोगों की समझ में आए, तब तक ये बहुत लंबा खिंच चुका होता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम आपकी बॉडी का है। तो आइए अब इसके बारे में भी बात करते हैं। तो बेटा, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको पाचन तंत्र के बारे में, दांत आपको पढ़ा दिए थे, आपने जीभ के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। दांत से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको ऐड करना है जो मिस हो गया था। मैं दांत से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाहती हूँ। बेटा, दांत जो है, यहाँ से कई बार दंत सूत्र भी आ जाता है याद करने के लिए। दंत सूत्र, दांत से आप लोगों को दंत सूत्र भी पूछ लेता है। डेंटल फॉर्मूला भी आ जाता है आपको पेपर में। मैन, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे तुम दांतों की संख्या को बताते हो। तो आपके मुख में जो दांत हैं, इनकी संख्या को बताने के लिए, हाँ जी खाई मैंने रसमलाई, भर भर कर खाई है मैंने। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब आप लोग बात करते हैं कि मैंने रसमलाई भर भर कर खाई, मैंने जलेबी भर भर कर खाई, सारी चीज़ें भर भर कर खाई हैं। तो अब आ जाओ, अब इधर सुनो। तो दंत सूत्र जो होता है बेटा, डेंटल फॉर्मूला जो होता है, ये आपके मुख में जो दांतों की संख्या इनको बताता है। तो दंत सूत्र दो आते हैं आपको पेपर में। ये दो डेंटल फॉर्मूला हैं बायोलॉजी के अंदर जो आपको पूछे जा सकते हैं। एक होता है बच्चों का दंत सूत्र, आप लोग बताएंगे बच्चों का दंत सूत्र। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका दंत सूत्र क्या होता है? ठीक है, बच्चों का दंत सूत्र आपको पूछे, आपको कभी भी पूछे चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, तो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला जो होता है, इसको अगर आप लिखें और पेपर में अगर ये आपको पूछा जाए, तो आप लोग बताकर चलते हो कि बच्चों का दंत सूत्र होता है 2102 गुणा बटे 2102 गुणा में 2, यानी कि 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2। ये होता है बच्चों के मुख में दांतों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है। वैसे ही आपको पूछ ले कि वयस्कों का क्या है, भाई आप सब वयस्क हैं, आप सारे के सारे एडल्ट हैं, तो आपके मुख में जो दांत है उनकी संख्या हम किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं? तो वो फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे वो होता है वयस्कों का दंत सूत्र। ठीक है, तो वयस्कों का दंत सूत्र भी आपको आ सकता है। ठीक है, जिसको कहते हो एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताओगे? ये होता है 2123 गुणा में 2123, सॉरी बटे में 2123 और गुणा में 2। तो ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला, ये होता है वयस्कों का दंत सूत्र। तो इसमें सीधा लिखा हुआ आएगा आपको और आपको बताना है कि किसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये किस किस के दांतों की संख्या बताते हैं? तो ये जो सबसे आगे वाला नंबर है, ये इंसीजर की संख्या बताता है ना। ये पीछे वाला नंबर कैनाइन की संख्या बताता है। ये पीछे वाला मोलर, मैंने कहा था बच्चों में मोलर होते ही नहीं है, तो इसलिए 0 आ रहा है यहाँ पर, ये मोलर की संख्या बताएगा। ठीक है, और आप लोग बात करते हो प्यारे बच्चे किसकी? प्री मोलर की, तो ये प्री मोलर की बताएगा। अच्छा, क्लास में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? एक सेकंड मुझे देना।
हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है आप लोगों को? चलो क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब आगे बढ़ेंगे तो ये डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो ऐसे करके आप दांतों की संख्या बता सकते हो। अब हमने कल की क्लास में अपने मुख के अंदर जीभ को पढ़ लिया था, दांत को पढ़ लिया। आ जाओ अब बात करते हैं लार की। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे लार की, सलाइवा की। तो आपके मुख के अंदर जो तीसरी चीज पाई जाती है वो लार है, सलाइवा। जब कभी भी तुम भोजन की खुशबू सूंघते हो तो ये नेचुरली है हमारे अंदर कि लार मुख में बननी शुरू हो जाती है, या हमेशा आपके मुख में पानी पानी सा आता रहता है, वो होती है लार। ठीक है, तुमने कहानी भी सुनी होगी कुत्ते की, कि एक रोटी को देखकर कुत्ते की जो लार है वो टपकने लगी। कुत्ता रोटी को लेने भागा और फिर रोटी को लेकर एक पुल पर चढ़ा। पुल पर उसे अपनी परछाई दिखी। उसने सोचा ये तो एक कुत्ता एक और रोटी ले रहा है, तो इसकी छीन लेता हूँ। जैसे उसने रोटी को छीनने के लिए मुंह खोला, उसकी बेचारे की रोटी भी वो पानी में गिर गई। तो तुमने वो कहानी जरूर सुनी होगी। तो लार जो होती है ये हमारे मुख में क्या काम करती है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो आपके मुख में होती है अब लार। अब लार के बारे में पहला पॉइंट की अमाउंट। लार भाई कितनी मात्रा में बनती है आपके मुख में, पूछा जाता है। आपका जो मुख है ये डेली कितनी लार बना सकता है? तो नॉर्मली सामान्यतः जो लार होती है इसका जो अमाउंट होता है वो 1 से 1.5 लीटर होता है। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है वो आपके मुख में डेली बनती है। ठीक है, तो 1 से 1.5 लीटर लार आपका मुख डेली बनाता है भैया। 1 to 1.5 लीटर सलाइवा आपके मुख से डेली बनती है। मैम इसका पीएच मान कितना होता है, पूछा जाता है। जो आपकी लार है इसकी पीएच वैल्यू, जैसे मैंने खून पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था खून की जो पीएच वैल्यू है, खून का जो पीएच मान है वो कितना था, आपने पढ़ा था 7.4 था। वैसे ही जो लार होती है आपकी, इसका पीएच मान कितना है, इसको पीएच स्केल पर जब रखोगे तो ये कहाँ जाकर रुकेगी, तो ये रुकती है 6.8 के साथ। तो लार का पीएच मान होता है 6.8। अब 6.8 लार का पीएच मान है, तो सारे बच्चे बता दो। ठीक है, आईसीपीएम, आईसीपीएम प्यारे बच्चे। अच्छा, प्रीमोलर मैंने पीछे लिख दिया, लो इसको सही कर लो। ये होगा मोलर और ये होगा प्रीमोलर। बिल्कुल, जो आपको सीक्वेंस लिखवाया है वही सीक्वेंस। ठीक है, ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर पहले आते हैं, मोलर बाद में आते हैं। तो बिल्कुल आ जाओ, अब इधर सुनो। अब लार का जो पीएच मान होता है 6.8, इतने पीएच मान के साथ जो आपकी लार होती है वो हल्की अम्लीय होती है। क्योंकि बेटा 7 पर अगर पहुंचेगा पीएच मान, तो 7 पर तो हर चीज उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो 7 से 2 ही पॉइंट कम है प्यारे बच्चे, तो कहा जाता है हल्की अम्लीय। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो लार है ये कैसी होती है, तो हल्की अम्लीय होती है। आप लोग याद रखोगे, हल्की अम्लीय है जो लार होती है, ये होती है स्लाइडली एसिटिक। आपकी जो लार होती है स्लाइडली एसिडिक होती है प्यारे बच्चे। ठीक है, स्लाइडली एसिडिक नेचर की होती है, हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान है 6.8। अगर 0 के बहुत करीब होता तो स्ट्रोंगली एसिडिक हो जाती। अब 7 के बहुत ज्यादा करीब है, तो 7 के बहुत ज्यादा करीब है तो हल्की अम्लीय है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लार जो होता है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, लार में जल की मात्रा कितनी होती है। आपके मुख में ये जो लार है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, वाटर अमाउंट कितना होता है, तो आप लोग बताते हो वाटर अमाउंट इन सलाइवा। तो आपकी जो सलाइवा है ना, इसके अंदर अगर हम वाटर अमाउंट की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो लार है इसमें 98 से 99% जल ही होता है बेटा। तो आपकी लार जो है ये 98 से 99% पानी से ही बनी हुई है। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है मैम, कुछ एंजाइम भी होते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैम सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये लार हमारे मुख में आती कहाँ से है। आपने कहा 1 से 1.5 लीटर लार डेली बन रही है। ठीक है, सीक्वेंस से चलिए मैम, बेटा सीक्वेंस के साथ ही तो चल रहे हैं, सीक्वेंस के साथ ही तो चल रहे हैं। सबसे पहले मुख पढ़ाया, मुख में दांत कंप्लीट करे। दांत से रिलेटेड मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट छूट गया आपका कल, डेंटल फॉर्मूला, उसको आज लिखवा दिया। क्या दिक्कत हो गई भैया, डेंटल फॉर्मूला लिख लिया आपने। उसके बाद जीभ हमने कल पढ़ी ली थी, अब जीभ के बाद सलाइवा है, सलाइवा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस से तो चल रहे हैं, कहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया ये बताओ, कहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, बिल्कुल सही चल रही हैं चीजें। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे।
हाँ जी भैया, आपको यहाँ पर लार का पीएच मान बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि लार में जल की मात्रा कितनी होती है, 98 से 99% होती है। अब बात करते हैं कि मैम लार हमारे मुख में आती कहाँ से है। तो लार बनाने का काम लारीय ग्रंथियां करती हैं। लार लारीय ग्रंथियों से बनती है, लारीय ग्रंथियों से निकलती है, ठीक है। तो आपको पूछेगा ग्रंथियों से निकलती है, वो ग्रंथियां जो लार बनाने का काम करती हैं कौन सी होती हैं। तो आप बताते हो लार लारीय ग्रंथियों से निकलती है, यानी कि सलाइवा जो है हमारे मुख में जो आती है ये सैलिवरी ग्लैंड से निकल कर आती है। तो बताएंगे सलाइवा इज सीक्रेट, सलाइवा इज सीक्रेट्स फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। तो बेटा आपके मुख में जो लार होती है वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलती है। सैलिवरी ग्लैंड्स मैम ये क्या होती हैं, ये छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं बेटा, छोटी छोटी नलिकाएं जो आपके मुख से ऐसे ऐसे कान के पीछे से आकर आपके मुख में खुलती हैं। जीभ को उठाकर देखना ऐसे, यहाँ दिखेगी तुम्हें छोटी छोटी ट्यूब, आपके जबड़े से निकलती है छोटी छोटी ट्यूब, ये होती है सैलिवरी ग्लैंड। तो लार जो आपके मुख में आती है ये कहाँ से आती है, आप कहोगे लार लार ग्रंथियों से निकलती है। अब मैम ये लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो प्यारे साथियों ये लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। आपके मुख में लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं सैलिवरी ग्लैंड। कौन कौन सी होवत हैं, हमें बतावत मैडम जी जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लास रुक रही है, मेरे सामने तो चल रही है बिल्कुल सही, क्लास नहीं रुक रही है। अब बात करते हैं लार ग्रंथियों की। तो लार ग्रंथियां आपके मुख में 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो भैया आ जाओ तुम्हें पढ़ा दूं लार ग्रंथियां, ठीक है। तुम्हें दिखा देती हूँ मैं लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो ये तुम्हारा मुंह है, समझ लो ये तुम्हारा मुंह है, ठीक है। अब इस मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां 3 है, तो पहले लिख लो लार ग्रंथियां जो होती हैं। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं भाई, 3। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं आपके मुख में 3 होती हैं। मैम कौन कौन सी, तो आइए लिखते हैं कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आती हैं, सब आप लोग बताते हो पैरोटिड, पैरोटिड सबसे पहले नंबर पर आती हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का आपको पूछेगा कि पैरोटिड जो है ये किस प्रकार की ग्रंथि है, आपने कहा लार ग्रंथि है। कहाँ से निकलती है, तुम्हारे कान के पीछे से आती है, इसीलिए इनको कह देते हैं हम अधोकर्ण, इनको कह देते हैं अधोकर्ण ग्रंथि है ये, अधोकर्ण ग्रंथि, ठीक है भैया। कहाँ से आती हैं, इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो आपके कान के पीछे से निकलती हैं। कहाँ से, कान के पीछे से निकलती हैं। तो कौन सी लार ग्रंथि है जो कान के पीछे से निकलती है, बताओ फटाफट। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी लार ग्रंथि कान के पीछे से निकलती है, तो आप कहना पैरोटिड। तो पहले नंबर पर आती है पैरोटिड जो कि आपके कान के पीछे से निकलती है, इसीलिए इसको कह देते हैं अधोकर्ण, ठीक है। तो ये निकलती है बिहाइंड द ईयर, आपका जो ईयर होता है बिहाइंड द ईयर, ये आपके कान के पीछे से निकलती है। पहला पॉइंट तो इसके बारे में ये रहा। मैम दूसरा बेटा ये आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि। कभी भी आपको पूछे कि हमारे शरीर में लार ग्रंथि 3 है, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड। तो ये जो पैरोटिड होती है अधोकर्ण, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, इस पॉइंट को भी याद रखना। तो लिखोगे सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है ये, ठीक है ना। बताओ सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। तो हमने 3 लार ग्रंथियां पढ़नी है और आपने पहले बच्चा सबसे पहली वाली जो है वो पढ़ ली है पैरोटिड, जो आपको दिख रही है यहाँ देखो, ये रही पैरोटिड, ये पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, ये रही पैरोटिड। जो आपका कान, ये आपका कान है, देखो ये आपका कान है, तो कान के पीछे से निकलती है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, ये जो होती है आप लोगों की सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड जो है पहले नंबर की लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ी होती है, ये पहले नंबर की लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी है और कान के पीछे से निकलती है, याद रखना, ठीक है। चलो दूसरे नंबर की कौन सी होती है, दूसरी हम यहाँ लिख देते हैं, दूसरी हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरी लार ग्रंथि होती है सबलिंगुअल।
कौन सी होती है मैडम? यहाँ जगह कम है, मैं यहीं लिखवा देती हूँ दूसरा स्लाइड लेकर, फिर यहाँ पिक्चर में दिखा दूंगी। तो जो दूसरी लार ग्रंथि होती है वो होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कौन सी होती है बच्चा? सबलिंगुअल, जिसको आप लोग कहते हो सबलिंगुअल, यानी ये होती है आपकी जीभ के नीचे। तो इसको कई बार हम अधोजिह्वा के नाम से जानते हैं, अधोजिह्वा इसको कह देते हैं, यानी कि ये तुम्हारी जीभ के नीचे से निकलती है। देखो लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब समझते हो? लिंगुअल मतलब भाषा। जैसे कोई तुमसे पूछे, अच्छा तुमने ये बुक खरीदी है, ये बुक कितनी भाषाओं में है? तो तुम कहोगे बायलिंगुअल है बुक, बायलिंगुअल। बाय का मतलब दो, लिंगुअल का मतलब भाषा, मतलब किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो तुमने ये शब्द सुना हुआ है बायलिंगुअल, कहते हो ना। हमसे एक प्रश्न करते हो, जैसे रेलवे विज्ञान बुक आने वाली है अब हमारी, ठीक है, मैंने और धर्मेंद्र सर ने जिसको मिलकर तैयार करा है साइंस के लिए स्पेशली। तो बच्चे कई बार प्रश्न करते हैं कि मैम वो बुक बायलिंगुअल है क्या, मतलब वो बुक हिंदी इंग्लिश में है क्या? तो हम कहते हैं बिल्कुल बच्चा, वो बुक बायलिंगुअल है। तो लिंगुअल का मतलब होता है भाषा, और भाषा किससे बोलते हो? लललला, इस जीभ से बोलते हो, है ना। मैंने बताया था ना, जीभ शब्दों का चयन करने में हेल्प करती है, जीभ ही शब्दों को बनाती है। तो जीभ लिंगुअल, तो इसीलिए ये कहाँ से निकलती है? तो अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है ये आपकी जीभ के नीचे से निकलती है। कितना सिंपली याद हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? जीभ से निकलती है, ये जीभ से निकलती है, जो आपकी जीभ है उससे निकलती है बेटा। तो ये कहाँ से निकलती है? टंग, यानी कि आपकी जीभ से ये निकलती है। तो आपको पूछ सकता है जीभ से कौन सी लार ग्रंथि निकलती है, आप बताओगे सबलिंगुअल। और ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, ठीक है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी अभी बताई थी मैंने, कान के पीछे से निकल रही है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है बेटा, ठीक है। तो ये होती है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सबसे छोटी लार ग्रंथि की कैटेगरी में आती है। सबसे बड़ी कौन सी थी भाई? सबसे बड़ी तो आप लोग बताते हो, सबसे बड़ी थी कान के पीछे से जो आ रही थी, है ना, अधोकर्ण, पुष्पाराज, पुष्पाराज, ठीक है। तो सबसे बड़ी थी कान के पीछे से आ रही है, और जीभ के नीचे सबसे छोटी। अब आती है तीसरे नंबर की लार ग्रंथि, तीसरे नंबर की होती है सब मैंडीब्यूलर, सब मैंडीब्यूलर। अब आप लोग पढ़ चुके हो कंकाल तंत्र, सब मैंडीब्यूलर यानी इसको कहते हो जबड़े की ग्रंथि, इसको कहते हैं हम लोग जबड़े की ग्रंथि। तो मतलब ये तुम्हारे जबड़े से निकलती है। कैसे पहचानेंगे कि जबड़े से निकलती है? तो बेटा मैंडीबल, एक हड्डी मैंने आपको बताई थी मैंडीबल, ये मैंडीबल हड्डी है जो आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ये मैंडीबल है, ये पूरा जबड़ा ही तो है। तो जबड़े की हड्डी थी मैंडीबल, अब यहाँ पर है सब मैंडीब्यूलर। तो मैंडीबल और मैंडीब्यूलर सेम सा ही नाम है, तो दैट्स मीन ये यहाँ से निकलती है जबड़े से, ये जबड़े से निकलती है, आपके मुंह के अंदर खुलती है और लार ग्रंथि बनाती है, ये एक लार ग्रंथि है। तो ये जबड़े की लार ग्रंथि होती है। तो सब मैंडीब्यूलर कहाँ से निकलती है? तो आप बताओगे जबड़े से निकलती है, ये जबड़े से निकलती है, बस इसके बारे में ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? जबड़े से। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन सी लार ग्रंथि जबड़े से निकलती है? जबड़े की लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? सब मैंडीब्यूलर कहते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे, आप लोग बताओगे कि ये कहाँ से, ये कहाँ होती है? आपकी जो लाइन पर प्रेजेंट होती है, जो लाइन यानी कि आपके जबड़े पर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर होती है, यहाँ से निकलती है ये, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलो भैया ये हो गया। तो ये तीन लार ग्रंथियां हो गई आपकी। अब आपकी सबसे पहली तो पैरोटिड थी जो आपके कान के पीछे से निकलती थी मैम। दूसरे नंबर पर थी सबलिंगुअल, देखो ये रही सबलिंगुअल, जो आपकी जीभ होती है, ये जीभ के नीचे से आपकी निकलती है, ठीक है। और सब मैंडीब्यूलर, सब मैंडीब्यूलर जो होती है ये तीसरी होती है, जो आपके जबड़े से निकलती है, जो आपके जबड़े से निकलती है। तो ये तीन होती हैं प्यारे बच्चे आपकी ग्रंथियां, सब पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल हो गई और सब मैंडीब्यूलर हो गई, ठीक है। ये आपकी तीन यहाँ कहाँ से निकलती हैं ये आपने पढ़ा, और ये तीनों की तीनों आपके मुख में लार लेकर जाती हैं। अब बात करते हैं कि मैम जो लार होती है इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लारिये एंजाइम, अब हेडिंग डालेंगे लारिये एंजाइम।
मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लार होती है इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे सेलेवरी एंजाइम, सेलेवरी एंजाइम्स। तो प्यारे बच्चों, आपका खाना जब आप खाते हो, उस खाने का जो पाचन है वो बताओ फटाफट कहाँ से शुरू हो जाता है? सारे बच्चे बताओ कमेंट सेक्शन में। जब आप खाना खाते हो तो खाने का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? बताओ, खाने का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? बेटा टॉन्सिल्स यहाँ पर होते हैं, ये हाँ, जो पैरोटिड होती हैं, ये आपकी जो आपके कान के पीछे से आ रही हैं ऐसे ऐसे, ये आप लोगों की टॉन्सिल्स भी बनाती हैं। टॉन्सिल्स मतलब यही है, टॉन्सिल्स ऐसा समझ लो। एक बीमारी होती है जो आपको पढ़ना है, कनफेड़ा गलफेड़ा नाम की बीमारी, वो पढ़ाऊंगी जब बीमारियां वहां बताऊंगी इस बात को। अभी आप इतना याद रखो कि आप लोगों के शरीर के अंदर जो ये जो लार होती है ये कहाँ बनती है? मुख में बनती है। और मैंने कहा था पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से। बिल्कुल सही बात, सारे बच्चे बता रहे हैं माउथ से, माउथ से, माउथ से, मुख से, मुख से। तो ये जो मुख होता है इसमें पाचन कैसे होता है? क्योंकि इसमें दांत थे, आपने पढ़ लिया, दांत खाने को कुचल रहे थे। अब दूसरा चीज इसमें है, इसके अंदर है लार, सलाइवा। तो सलाइवा कैसे पाचन कर रही है? क्योंकि सलाइवा में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम। मैम ये कौन कौन से एंजाइम है जो हमारी सलाइवा में होते हैं? तो आ जाओ बात करते हैं। आपकी जो सलाइवा है इसमें 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भैया लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। एक होता है लाइसोजाइम। आपको पूछेगा कि लाइसो जो जाइम होता है, लाइसोजाइम ये एक एंजाइम है जो कहाँ होता है? हमारी लार में। केवल लार में होता है? नहीं, अभी बताऊंगी कहाँ होता है। पहले आपने पढ़ा कि एक तो आपकी लार के अंदर होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है एमाइलेज, जिसको कहते हो आप लोग सेलेवरी एमाइलेज। दूसरा जो होता है वो होता है सेलेवरी एमाइलेज, सेलेवरी एमाइलेज। दूसरा एंजाइम होता है आपकी लार में जिसको कहते हैं लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज, जिसको कहते हैं लारिये एमाइलेज। क्या मैम इस लारिये एमाइलेज का एक और नाम है? क्या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं? हाँ जी, इसका एक और नाम और है भैया। क्या नाम है इसका? इसी को कहते हैं टॉयलीन, इसी को कहा जाता है टॉयलीन। सुना होगा टॉयलीन का नाम, इसी को कहते हैं हम लोग टॉयलीन। तो इसी को आप लोग एक और नाम से बुलाते हो जो है टॉयलीन। तो कई बार टॉयलीन लिखा जाता है, कई बार ये लिखा जाता है सेलेवरी अमाइलेज के नाम से, ठीक है। तो है ये 2 ही, लेकिन ये एक नाम है, इसका ही नाम है, प्यार का नाम, ठीक है। अब आ जाओ। अब देखो, कभी भी आपको पूछे कि ये जो हमारा लाइसोजाइम होता है क्या ये खाने को पचाता है? हैं बताओ, क्या ये खाने को पचाता है? तो हम कहेंगे नहीं भैया, ये खाने को तो नहीं पचा रहा, लेकिन खाने में जो जीवाणु आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने बिना हाथ धोए खाना खा लिया है ना, तुमने गंदे बर्तन में खाना खा लिया, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे बैक्टीरिया जो आपके खाने के साथ आपके मुंह में चले गए हैं उनको मार देता है लाइसोजाइम। तो इसका काम होता है जीवाणु को मारना, इसका क्या काम होता है? जीवाणु मारना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी लार में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भोजन के जीवाणुओं को मुख में ही मार देता है? मुख में मारता है, मुख में, मुंह में है ये तो मुख में मारेगा। तो याद रखना कि लार में एक ऐसा एंजाइम है जो जीवाणु को मारता है, तो इसका काम होता है जीवाणु को मारना, ठीक है। तो ये क्या करता है? किल बैक्टीरिया, किलर है, किलर, किल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का हत्यारा है, जीवाणु का हत्यारा, जीवाणु को मारता है ये, ठीक है। तो आपकी लार में है और लार मुख में होती है, और मुख में क्या होता है? लार की जो लार होती है आपकी मुख के अंदर, उसमें होता है लाइसोजाइम। क्या करता है? जीवाणु को मारता है। अच्छा मैम ये कहीं और भी होता है क्या? तो हाँ जी भैया, ये आपके शरीर में, आपकी आंखों में भी होता है, ठीक है, आपकी आंसुओं में होता है, ऐसा समझो, आपके आंसुओं में भी पाया जाता है, आंसू, टीयर, ठीक है। तेरी याद में ना जाने कितने आंसू गिरे, तेरी याद में, है ना। तो तुमने सुना होगा हिमेश रेशमिया का वो गाना, कितने मेरे आंसू गिरे ना मैंने गिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। तो आंसू कभी कभी गिराया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। आंसू जब आप लोग गिराते हो तो प्यारे बच्चे आपके आंसुओं में होता है क्या?
लाइसोजाइम। कई बार जब हम रोते हैं, रोते रोते आंसू भी निकलते हैं, नोजी भी निकल आती है, और लड़कियां जब रोती हैं तो मतलब आंसू भी वो खा जाती हैं, पी जाती हैं। तो आंसुओं का टेस्ट कैसा होता है बताना? आंसुओं का टेस्ट होता है नमकीन, है ना, नमकीन। तो प्यारे बच्चे, जो नमकीन होते हैं आंसू, उनमें होता है नमक, NaCl, है ना, बिल्कुल। तो आंसू जो होते हैं उनमें लाइसोजाइम भी होता है, जो आपकी आंखों की सफाई करता है। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश करी आपको कि तुमने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो लड़का होता है वो लड़कियों की आंखों में डूब जाते हैं, लड़के लड़कियों की आंखों में डूब जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियां लड़कों की आंखों में डूब रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों का काम है रोना। लड़कियां रो रो कर अपनी आंखों को जीवाणु मुक्त बनाए रखती हैं। लड़कियों की आंखों में बैक्टीरिया रहते ही नहीं है, क्योंकि भैया इतना रोती हैं, लाइसोजाइम जो है साफ करता रहता है बैक्टीरिया को। लेकिन लड़के बेचारे अपने आप को कभी रोता देख ही नहीं सकते, तो वो क्या सोचते हैं कि हम रोएंगे तो मर्द को दर्द हो जाएगा, कोई ऐसा कह देगा। तो भैया लड़कों की आंखों में जीवाणु भरे पड़े हैं। अब जब जीवाणु ही भरे पड़े हैं तो कैसे कोई लड़की तुम्हारी आंखों में डूबेगी? अपनी आंखों को साफ तो करो पहले, रो पहले जाकर, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि आंखों की महीने 2 महीने में सफाई करनी है। कब करनी है? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा रोना भी है। रोगे तो आपकी आंखें साफ हो जाएंगी। फिर देखो कोई कोई लड़की कैसे ना तुम्हारी आंखों में डूब जाए। चलो इधर देखो अब। तो आंसू जो होते हैं इनमें भी पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है। और कहाँ होता है? पसीने में भी होता है, पसीना, ठीक है। आप लोगों का जो स्वेट होता है पसीना, उसमें भी होता है। आप लोग बताकर चलते हो कि मैम मूत्र में भी होता है, यूरिन, ठीक है, यूरिन में भी होता है। तो ये लाइसोजाइम जो होता है ये आपकी इन सारी जगह पाया जाता है। आपकी लार में होता है ना, पसीने में होता है, स्वेट में जिसको कहते हो, मूत्र में होता है, यूरिन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी बॉडी के कई पार्ट्स में देखने को मिलता है। और वहां भी क्या काम कर रहा है? सेम बैक्टीरिया को मार रहा होता है, वहां भी जीवाणु को मार रहा होता है। रोए कैसे मैम? अब इसकी वजह भी मुझे ही देनी पड़ेगी। रो कैसे? रोने की वजह ढूंढो अकेले में बैठकर, ये सोचकर रो कि मुझे रोना नहीं आ रहा, ठीक है। जब तुम ये सोचोगे कि मुझे रोना है और मुझे रोना नहीं आ रहा, तो तुम्हें फिर रोना आएगा, ठीक। अब आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे, रोने से आंखें लाल क्यों हो जाती हैं भैया? जब आप आंखों को मसलोगे, आंखें सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और आपकी आंखों की जो कोरोइड लेयर होती है वो बहुत पतली लेयर है। जब आप रोते हो तो ऐसे ऐसे करते हो, आंखें लाल हो जाती हैं, और आपका जो आंखें हैं उनमें कोरोइड लेयर जो होती है उनमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी आंखें लाल दिखने लग जाती हैं, ठीक है। चलो भाई आओ आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी कि लाइसोजाइम क्या करता है। लाइसोजाइम का काम तो हुआ जीवाणु को मारना, चाहे वो आंखों के अंदर हो, चाहे मूत्र में हो, चाहे पसीने में हो, है ना। ये क्या काम करता है? तो इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये आपको पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो जो आपका मुख होता है ना, आपके मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है सबसे पहले। भाई मुख में लार है, और लार जो होती है वो सबसे पहले कौन से पोषक पदार्थ को डाइजेस्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट को। तो आपको पूछेगा कि लार में जो एमाइलेज होता है वो किसका पाचन करता है? तो कहोगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट आप लोग खाते हो, ठीक है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो भी आप फल खाते हो, सब्जी खाते हो, सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? आप कहोगे लारिये एमाइलेज। अब ये कैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है? तो बेटा ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कर देता है कन्वर्ट। ये भी पूछा जाता है कि लार के अंदर जो स्टार्च होता है प्यारे बच्चे, जिसको कहते हो मंड, कई बार इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो करता है आपका लाइसोजाइम। आप लोग बताकर चलते हो कि हमारी लार में, जब मान लो तुमने रोटी खाई, रोटी में था स्टार्च, स्टार्च को जैसे तुमने चबाया, रोटी को धीरे धीरे नाम नाम नाम, उसमें मिल गया लार, लार मिली तो लार में था सैलेवरी अमाइलेज। अब ये क्या करेगा? रोटी में जो स्टार्च था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेगा, इसीलिए रोटी तुम्हें मीठी मीठी लगने लग जाएगी फिर, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, ये आपको इतना पूछा जाता है, हाँ? इतना आपको पूछा जाएगा।
क्लियर? चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले टॉप पॉइंट की तरफ। तो अब आप लोगों ने मुंह का पूरा पोर्शन पढ़ लिया। अब एक लास्ट पॉइंट नोट डालकर लिख लेना कि जब खाना आपके मुख में रखा रहता है उसको क्या कहते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जब खाना हम चबाते हैं और उसको अपने मुंह में रखते हैं उस खाने को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं बोलस। तो मुख में भोजन बोलस कहलाता है। ठीक है, मुख में रखा भोजन, मुख में रखा भोजन क्या कहलाता है भैया? बोलस कहलाता है। ठीक है, लुगदी हिंदी में कहते हैं जिसको। अरे यार ये पेन भी ना, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? लुगदी कहलाता है। तो आपका जो खाना मुख में रखा रहता है उसको आप लोग लुगदी कहते हो। लुगदी पूछा जाएगा लुगदी क्या है? ऐसा खाना जो तुम्हारे मुंह में है उसको आप चबा रहे हो, नाउ नाउ, जो पूरा मिक्सचर बन गया आपके मुंह में, वो लुगदी है। तो लिखोगे फूड प्रेजेंट इन माउथ कोल्ड बोलस। तो भाई उसको कहते हैं हम लोग बोलस। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेता है पेपर में कि बोलस क्या है। तो बोलस ऐसा खाना है जो तुम्हारे मुंह में रखा रहता है, उसको कहते हैं भाई बोलस। कहाँ गई बोलस? तो जब आप लोगों का मुंह होता है उसके अंदर जो आप कोई खाना रखते हो उसको बेसिकली हम बोलस के नाम से जानते हैं। जैसे ये भाई साहब है, अगर मैं इनको कहूँ खाना खा ले बेटा, खा ले, थोड़ा सा खा ले भाई खाना, तो मैंने इसको ये रोटी दी, मैंने कहा खा ले इस रोटी को, ये कह रहा है नहीं खाऊंगा। मैंने मुंह खोला और उसके मुंह में डाल दी रोटी। अब इसने चबाया, इसको रोटी को चबाना तो पड़ेगा ही भाई इसे। इसने जब चबाया तो जो इसके मुंह में जो मिक्सचर बना, इसके मुंह के अंदर ये जो मिक्सचर रखा हुआ है इसी को कहते हैं बोलस। इसी को कहा जाता है बोलस यानी लुगदी। तो आपके मुंह के अंदर रखा हुआ जो भोजन होता है उसको कहते हैं बोलस यानी लुगदी। ठीक है, लुगदी बनाना पेट का काम है भैया। पेट में तो काइम बनेगा, काइम, पेट में बनेगा काइम। तो जो मुख में भोजन है लुगदी बनाकर ही उसको निगल जाते हो ऐसे, और फिर वो पेट में जाकर उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम बन जाता है काइम। ठीक है, तो आ जाओ अब आप लोगों की बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है फूड पाइप या भोजन नलिका। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक संरचना दिख रही है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जिसको आप बोलते हो, दिख रहा है लिखा हुआ एपिग्लोटिस। ये क्या होता है भाई? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है इसको आप घाटी कहते हो, घाटी। ये घाटी है प्यारे बच्चे। ठीक है मैम, ये क्या काम करती है? तो ये एक ढक्कन के जैसी संरचना, यहाँ पे ढक्कन। ढक्कन क्या काम करता है भाई? तुम्हारी एक बोतल है, बोतल के ऊपर ढक्कन है, आपने ढक्कन खोल दिया तो बोतल के अंदर कुछ भी डाल दो, आपने ढक्कन लगा दिया तो बोतल के अंदर ना कुछ जाएगा ना बोतल से बाहर कुछ आएगा। तो ये एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर एपिग्लोटिस जो है आपका। ये जो आप लोगों की खाने वाली नलिका जा रही है बेटा, ये खाने वाली नलिका जा रही है ना, जहाँ से खाना आपके पेट में जाएगा, और इसी के आगे की तरफ होती है प्यारे बच्चे ये ढक्कन नुमा संरचना। ठीक है, यानी कि यहीं से जुड़ी हुई है आप लोगों की श्वसन नलिका। तो यहाँ दो नलिकाएं, यहाँ पर एक तो भोजन नलिका है आप लोगों की, भोजन नली है जिसको कहते हो आप ईसोफेगस। क्या कहते हो? ओइसोफेगस कह दो या ईसोफेगस कह दो। ठीक है, चलो ये होती है। और मैम एक और नलिका होती है इसी के नीचे, उसको कहते हो भोज श्वास नलिका, उसको कहा जाता है श्वास नलिका, श्वास नली। ठीक है, जिसको कहते हो आप लोग ट्रैकिया, जिसको क्या कहते हैं भैया? ट्रैकिया कहते हैं। तो ये दोनों नली है यहाँ पर आपकी, यहाँ पे आपकी दोनों नली होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं, भैया रुक जाओ, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये पीला वाला आपका फूड पाई वो है सांस नली का, जिससे आपके फेफड़े जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपकी हवा जाती है, जब ऐसे सांस लेते हो तो जब हवा जाती है। और ये पीछे नीला वाला आपकी खाने वाली नलिका है, खाने वाली नलिका। तो ये दोनों नलिका ऐसे होती है यहाँ पर, एक साथ अरेंज होती हैं ऐसे, ऐसे एक साथ। ठीक है, अभी आगे वाली श्वास नलिका, पीछे वाली भोजन नलिका, और इन पर कैप है एक। तो जब आप खाना खाते हो तो ये ढक्कन आ जाता है तुम्हारी श्वास नलिका पर, जिससे खाना फेफड़ों में ना चला जाए, क्योंकि खाना तो पेट में पहुंचाना है। और जब आप सांस लेते हो तो ये आ जाता है यहाँ पर खाने वाली नली पर। क्यों? क्योंकि जो सांस है वो तो फेफड़ों में पहुंचानी है, पेट में थोड़ी पहुंचानी है। तो ये एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जो दोनों को प्रोटेक्ट करती है, जो दोनों को प्रोटेक्ट करती है। और प्राइमरी जो फंक्शन है इसका वो श्वास नली को प्रोटेक्ट करना है।
ये एपिग्लोटिस जो है ये भगवान ने इसलिए बनाया है जिससे कि खाना हमारी श्वास नली में ना चला जाए। जब आप खाना निगलते हो, क्योंकि दोनों ही ट्यूब यहाँ पर है, तो खाना निगल रहे हो तो खाना फेफड़ों में ना चला जाए, क्योंकि फेफड़ों से जाकर मिली हुई है ये नली, आपकी श्वास नली। और पीछे वाली भोजन नली का पेट में मिली है, तो खाना तो पेट में पहुंचाओगे ना, खाने में थोड़ी लंग्स में थोड़ी पहुंचाओगे। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, ये आप लोगों की जो श्वसन नलिका होती है उसको सुरक्षा देती है। इसका काम होता है श्वसन नली को सुरक्षा देना। तो श्वसन नली की सुरक्षा करती है ये, ठीक है, श्वसन नली की सुरक्षा करना ये करती है, प्रोटेक्ट करती है ट्रैकिया को, प्रोटेक्ट ट्रैकिया। तो जो आपकी श्वसन नलिका है उसको प्रोटेक्ट करती है। समझ में आई कहानी? बताओ जल्दी से प्यारे के प्यारे बच्चों, ठीक है, बोलो। इसी कारण उल्टी होती है? नहीं, उल्टी का तो अभी बताऊंगी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसके कारण तुम्हें फंदा लगता है, फंदा। जब तुम कई बार खाना खाते हो, खाना खा रहे हो, बात भी कर रहे हो, कहते हैं ना खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब तुम खाना खाते हो बोलोगे तो सांस भी अंदर लोगे, सांस अंदर लोगे तो भैया हो सकता है कि ये जो तब तुम खाना निगल रहे हो तो ये एपिग्लोटिस बेचारा बीच में रह जाए और खाना सांस की नली में चला जाए। तो इसीलिए बोलते बोलते जब खाना खाते हैं तो कई बार फंदा लग जाता है, तो ये बीच में रह जाता है और खाना सांस वाली नली में चला जाता है, फिर तुम्हें सांस ही आना बंद हो जाता है, कई बार तो लोग मर जाते हैं, है ना। तो ये खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, हमें चुप खाना चाहिए। अगर बोलोगे खाना खाते हुए तो सांस लोगे, सांस लोगे तो सांस जो होता है उस बार ये जो एपिग्लोटिस है ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता सांस वाली नलिका को, क्योंकि सांस नली वाली नलिका उगड़ी रहेगी, क्योंकि सांस तो वहां पहुंचाना है, फेफड़ों में पहुंचानी है हवा, तो वो ओपन रह जाती है और खाना जो होता है वो एपिग्लोटिस में, ये जो आप लोगों की सांस वाली नलिका है इसमें चला जाता है। ये दिक्कत होती है बेटा, ठीक है बेटा। बुक जो आएगी उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सर वीडियो के माध्यम से बता देंगे। नाथो चढ़ जाता है, नाथो चढ़ जाता है, शायद वही बोल रही है, फंदा लग जाता है ना। हाँ जी, नोज में भी आ जाता है वही, क्योंकि नोज का जो कनेक्शन है वो इसी वाली नलिका से है। खांसते खांसते नाक में को निकल आता है खाना, सांस भी नहीं आता, फिर ऐसे ऐसे धक्का मारते हैं, है ना। वो यही प्रोटेक्ट करता है इन सब चीजों से आपको एपिग्लोटिस। चलिए आइए अब हम बात करते हैं भोजन नलिका की। एपिग्लोटिस के बाद अब हेडिंग डालेंगे भोजन नली का, भोजन नली, हेडिंग डालेंगे भोजन नली, ठीक है, जिसको आप लोग ग्रास नली के नाम से भी जानते हो। ग्रास नली भी इसी को कहते हैं, भोजन नली, ग्रास नली, ठीक है, यानी ओइसोफेगस। इसको आप लोग ओइसोफेगस भी बोलते हो। इसकी दो स्पेलिंग होती है, ओइसोफेगस ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से लिखा मिलता है आप लोगों को, और नॉर्मली इसको आप फूड पाइप भी कहते हो, फूड पाइप। तो देखो कितने सारे नाम है इसके, इसी को भोजन नलिका कहते हो, इसी को ग्रास नली कहते हो, इसी को ईसोफेगस, इसी को ईसोफेगस कहते हो। तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, ये सारे के सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखो तो ये रही आप लोगों की ईसोफेगस, ठीक है, ये रही आपकी ईसोफेगस। तो ये पूरी नलिका होती है जिसके जरिए खाना पेट में जाता है, तो तुम्हारे पेट तक मिली हुई होती है ये, ऐसे देखो, ये रही देखो दूसरी स्पेलिंग इसकी, ओइसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस, ओइसोफेगस कुछ भी है, लेकिन आप याद रखोगे इसको आप लोग ग्रास नली कहते हो या इसको आप भोजन नली कहते हो, ठीक है। तो ये जो भोजन नली है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई के बारे में भी बात करेंगे, और ये क्या काम करती है। देखो ये पेट से मिलती है जाकर, ऐसे खाने को पेट में ले जाकर गिरती है, ऐसे एक ट्यूब है और ये आपके खाने को पेट में ले जाकर गिरती है, ठीक। तो आओ अब बात करते हैं हम लोग फूड पाइप की। तो भाई सबसे पहले इसकी लंबाई आपको पूछेगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई। तो इसकी जो लेंथ होती है प्यारे प्यारे राज दुलारे बाल को, इसकी जो लंबाई है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी है नलिका। क्या काम करत है, क्या काम करत है, कोनो काम करत है। तो ये करती है खाने को, मुख से जो मुख में जो खाना है उसको आपने निगल लिया, धीरे धीरे खाने को ले जाएगी तुम्हारे पेट में। तो इसका काम होता है भोजन को आमाशय में गिराना, भोजन को आमाशय में गिराना। आमाशय होता है तुम्हारा पेट,
आमाशय में गिराना या आमाशय में ले जाना। तो खाने को ये क्या करती है, तुम्हारे पेट में ले जाती है। ठीक है, तो इसका काम होता है ट्रांसफर फूड, ट्रांसफर फूड इनटू स्टमक। तुम्हारा जो स्टमक होता है उसमें गिराती है खाने को। ठीक है, तुम्हारा जो पेट होता है खाना वहां ले जाकर गिराती है। बताओ अब, सीजीएल सीपीओ बिल्कुल कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कल आप रस मलाई खाई थी वो पेट में, हाँ वैसे ही। ठीक है, तो जैसा जैसा तुम खाओ वैसा वैसा पेट में पहुंचाओ। किसके जरिए, इसी के जरिए, भोजन नली के जरिए। अब ये कैसे पेट में पहुंचाती है, कई बार तो ऐसा होता है हम लेट कर भी खाते हैं, जैसे बीमार हो जाते हैं तो ऐसे डालते हैं मुंह में खाना, है ना। तो लेट कर जब खा रहे हैं तो खाना ऐसे मुंह में डाल रहे हैं, तो यहाँ चला जाना चाहिए दिमाग में, फिर भी खाना ऐसे जाकर ऐसे पेट में जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है भैया, ऐसा भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये डांस करती है। ये भोजन नलिका क्या करती है, डांस करती है, डांस, नाच बेबी नाच। तो ये डांस करती है। कैसे डांस करती है, इसके अंदर बेटा एक मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। देखो ऐसे डांस करती है ये कर रही डांस, देखो ध्यान से। तो ये जब नाचती है तो इसके नाच को कहा जाता है पेरिस्टेल्सिस, यानी कि क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन इसको कहते हैं। ठीक है, क्रमानुकुंचन करती है बेटा, ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट करती है, क्रमानुकुंचन गति होती है इसके अंदर। ये क्या करती है, जैसे कि देख लो ये तुम्हारा मुंह है, मुंह से खाना इसके अंदर आ गया। अब ये खाना है पीले पीले कलर का, ये बोलस है, बोलस मैंने बताया था ना, मुंह में खाना बोलस होता है, ये बोलस है। अब जैसे ही तुमने खाने को निगला तो खाना इसमें क्या हो जाएगा, ये डांस करने लगेगी। जब तुम अपने मुंह में खाना डालते हो ना, खाने को चबाते हो, तो बस इसे पता लग जाता है म्यूजिक बज गया और डांस शुरू, म्यूजिक बज गया और डांस शुरू। तो ये प्यारे बच्चे, ठीक है, ये क्या करने लग जाती है, ये डांस करने लगती है। ऐसे ऐसे इसमें वेव्स बनने लग जाती हैं, ऐसे ऐसे ये डांस करने लग जाती है। देखो ये बन रही वेव्स, ये बन रही। तो इसी वेव्स के जरिए खाना नीचे 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 और फटाक से तुम्हारे पेट में जा गिरता है। तो ये पेट के अंदर गिराती है खाने को, इसमें गति होती है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, लिखा हुआ है पेपर में आता है। ये भोजन कौन सी नलिका क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को आमाशय में गिराती है, तो आप कहते हो आपकी ईसोफेगस यानी फूड पाइप। ठीक है, अब ये खाने को पेट में गिरा देती है ले जाकर। अब ये जो आपकी भोजन नलिका होती है, इसमें क्रमानुकुंचन गति है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट है, आपने लिख लिया, आपने समझ लिया। अब इसकी परतें भी पूछी जाती है कि मैम ये कितनी परतों से बनी होती है। ये जो तुम्हारी भोजन नलिका है ना, इसमें 4 परतें होती हैं। देखो ये तुम्हारी भोजन नलिका की परतें हैं, कितना अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन इसमें होती हैं 4 परतें। इसके अंदर 4 परतें होती हैं, 4 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपकी भोजन नलिका है इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। इन लेयर्स के नाम याद रख लेना बस। ठीक है, जो तुम्हारी भोजन नलिका होती है, भोजन नलिका, ठीक है, जो तुम लोगों की भोजन नली है, ग्रास नली जिसको आप कहते हो, ईसोफेगस जिसको आप कहते हो, इसमें क्या होता है, इसमें 4 परतें होती हैं। जैसे कि तुम किसको, प्याज को छीलते हो ना, प्याज, तो प्याज में कितनी सारी लेयर निकलती है, ऊपर वाला छिलका हटाओ, फिर अंदर वाला छिलका हटाओ, फिर उससे अंदर वाला छिलका हटाओ, उससे अंदर वाला छिलका हटाओ। तो यहाँ पर 4 परतें होती है इसकी आपकी। ठीक है, तो 4 परतें हैं, तो कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर होती है म्यूकोसा, पहले नंबर की परत है म्यूकोसा, म्यूकोसा पहले नंबर की परत होती है म्यूकोसा। इंग्लिश में दिख रहा है लिखा हुआ MUCOSA, म्यूकोसा। ठीक है, दूसरे नंबर की परत होती है सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा। पता है आपको क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत भोजन नलिका की नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो आपको नहीं वाला ज़्यादा आता है तो 3 दे देगा, चौथा कोई और दे देगा बनाकर। तो आपको पहचानना है कौन सी इसकी परत नहीं होती। तो म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, तीसरा है मस्क्यूलेरिया होती है, मस्क्यूलेरिया यानी कि पेशीय, पेशीय परत होती है, और फोर्थ होती है एडवेंटेशिया। ठीक है, एडवेंटेशिया। तो ये 4 परतें होती हैं
आपकी फूड पाइप पर। 4 परतें, मैं इंग्लिश में एक बार यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। पहली परत होती है म्यूकोसा, है ना, म्यूकोसा, सबसे ऊपर की परत म्यूकोसा। उसके नीचे होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। सब मुझे कोसते हैं, ऐसे याद कर लेना, सब म्यूकोसा। कोसा मतलब कोसना, है ना, सब मुझे कोसते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाता है पेशीय, एडवेंटे मस्क्यूलर, ठीक है, ठीक है, मस्क्यूलेरिया, मस्क्यूलेरिया, प्रोप्रिया भी बोल देते हैं इसको, प्रोप्रिया, तो पेशीय प्रोप्रिया इसको बोल देते हो, पेशीय प्रोप्रिया। और लास्ट होती है 4th नंबर पर एडवेंटेशिया, एडवेंटिशिया, लास्ट होती है भाई एडवेंटिशिया, वो मैंने यहाँ लिख ही दिया है, एडवेंटिशिया, ठीक है। ये 4 परत होती हैं किसकी, आपकी फूड पाइप की, ठीक है ना। लक्ष्मी बोल रही है जी समझ नहीं आ रहा। बेटा लक्ष्मी क्या समझ नहीं आ रहा बताओ। मैम रसमलाई खाई कल मैम, हाँ जी बेटा खा ली रसमलाई। तो आ जाओ, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं चीज़ों को, डायग्राम से समझाओ। ये क्या है भैया, ये डायग्राम नहीं है क्या, ये क्या था बबुआ, ये डायग्राम नहीं था क्या, है ना, जो हमने ये दिखावा था बबुआ, ये डायग्राम नहीं था क्या। तो बेटा कैसी कैसी बातें करते हो, क्या ये डायग्राम नहीं था क्या, है क्या, सारे डायग्राम आज देखोगे, क्या ये डायग्राम नहीं था क्या। तो बच्चा कह रहा है कि डायग्राम से समझाओ। भैया अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये कौन सी चिड़िया का नाम है डायग्राम, अगर ये डायग्राम नहीं है तो बेटा कौन सी चिड़िया है जिसका नाम है डायग्राम, ये बताओ हमें, ठीक है। तो भैया ये डायग्राम ही तो है, ठीक है। एक बच्चे का लगातार मैं 3-4 क्लासों से कमेंट देख रही हूँ, मैं बहुत पतली हूँ। भैया कुछ नहीं है, पतलों का ही जमाना है, लोग पतले हो रहे हैं जिम में, मोटे मोटे लोग पतले हो रहे हैं, तो पतली हो तो मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओगी मोटी भी बाद में, बस खुश हेल्दी रहना जरूरी है ना। पतली रहना ज़रूरी नहीं है कि आप पतली हो तो आप बेकार हो, हेल्दी हो तो सही है, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। फटी फटी बातें कर रहे हैं बच्चे। हिचकी क्यों आती है, हिचकी आती है डायफ्राम की वजह से। डायफ्राम होता है फेफड़ों के नीचे एक पेशी होता है डायफ्राम, तो जब वो थोड़ा सा अपनी जगह से खिसक जाता है तो तुम्हें हिचकी आती है। और जब तक वो अपनी जगह पर नहीं आता तब तक हिचकी आती रहती है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो अभी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से। तो मेरा तो टारगेट ये था कि आज तुम्हें पेट भी करवा दूं और आज तुम्हें लीवर भी, पर देख लो कितनी जल्दी कर लो, कितना ही बढ़िया कर लो। टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं बायोलॉजी में कि जब सब ढंग से समझाने लगो तो फिर टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, और फिर टॉपिक जो है वो लगता ही नहीं है कि जैसे आगे खींचा हो। कोशिका कितने दिनों में ख़त्म हुआ, और बच्चे पूछते हैं मैम अभी बायोलॉजी में कितना टाइम लगेगा, तो मैं कैसे कह दूँ कि बेटा कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बीच में कॉन्सेप्ट छोड़ छोड़ कर पढ़ाऊंगी तब मेरा मन नहीं मानता। ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बच्चे को पूछ लिया तो बच्चा नहीं कर पाएगा, ये पूछ लिया तो वो मुझसे नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट जो जो मेरे मन में है, जो जो बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब बताती चल रही हूँ। और जो चीज़ें हैं वो फिर भी होती चल रही है लेंदी, तो लेंदी कुछ टॉपिक हैं जो होंगे। अभी आपका एंडो वो आएगा हार्मोन वाला चैप्टर, वो बहुत लेंदी है। बीमारी वाला आएगा, वो बहुत लेंदी है, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें आपको करनी है, ठीक बेटा, क्लियर। दाद बेटा फंगस के कारण होता है, दाद को भी पढ़ाऊंगी जब बीमारियां पढ़ाऊंगी, कवक के कारण होता है दाद। तो यहाँ से आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी, तो आपका जो फूड पाइप था ये भी कंप्लीट हुआ। तो फूड पाइप के बारे में आपको ये पॉइंट पढ़ने थे कि भाई इसकी गति जो होती है पेरिस्टाल्सिस, ये पूछ लेता है ना। इसकी परतें जो होती हैं वो पूछ लेता है। इसकी परतें मैंने आपको बताई, यहाँ पर 4 परतें होती हैं। अब ये खाना कहाँ गिराती है, ले जाकर पेट में गिराती है। तो हमारी जो अगली हेडिंग रहेगी वो हमारा आमाशय रहेगा। आमाशय, पेट को कहते हैं बच्चा आमाशय, स्टमक आप लोगों को पढ़ना है। और ये जो आप लोगों की फूड पाइप होती है ना, इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती बेटा।
ये जो तुम्हारी ग्रास नली होती है ना, इसमें कोई पाचन नहीं होता, बस ये खाने को पेट से आपके मुंह से पेट में ले जाती है। तो यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। तो ये भी पूछ लेता है कि कोई पाचन कहाँ नहीं होता, तो कोई पाचन नहीं होता इसके अंदर, ईसोफेगस में। आपकी जो फूड पाइप है इसमें कोई पाचन नहीं होता है, नो डाइजेशन, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम ही नहीं बनते। आपके मुख में जो आपकी लार में एंजाइम थे, वही एंजाइम खाने में मिलते हैं और वही खाना नीचे को खिसक जाता है। यहाँ खुद के कोई एंजाइम ही नहीं निकल रहे, तो पाचन कहाँ से होगा भैया, है ना। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगली क्लास में पढ़ेंगे चीज़ों को। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। और वो लव हार्मोन वैसा लव नहीं है बाबू सोना वाला लव, वो है मम्मी का बच्चे से प्यार, तो इसीलिए उसको लव हार्मोन कहते हैं। तो जब उसको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब तो कल क्लास होगी नहीं, कल तो सैटरडे है, कल तो आप क्यूज लगाओगे। तो कल सैटरडे है, वैसे ही आपको 20 क्वेश्चन अभी तक जो आपने टॉपिक करे हैं वहां से मिलेगा, तो आप उन चीज़ों को भी अच्छे से करेंगे। कुछ नए क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उस टॉपिक तक पहुंच जाऊंगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे पेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपकी आंत में कौन से एंजाइम मिलते हैं, वहां तक कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो घबराइएगा मत, वो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा करोगे तो सारे बना लोगे। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो अभी आपने पढ़े नहीं है, बट आप उनको अच्छे से कर लेना या तो स्किप कर देना, घबराना मत कि ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, हाय ये क्विज में क्यों दे दिया। ऐसे करते हैं बच्चे टेलीग्राम में कि ये तो आपने पढ़ाया भी नहीं है, ये क्विज में कैसे दे दिया, नंबर तो हमारे बने ही नहीं, ये नहीं। तो घबराना मत, जो जितना पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको बना लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े एडवांस मैंने दे दिए, क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक को मैं करा दूंगी। अभी तक हम पेट तक नहीं पहुंचे, आंतों तक नहीं पहुंचे, लीवर तक नहीं पहुंचे, तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन वहां से भी मिल सकते हैं। अगर आते हैं तो लगा लेना, नहीं आते तो घबराना मत, ठीक है। कभी पूरे टेलीग्राम को हैंग कर दो कि ये तो कराया ही नहीं है, ये तो ये दे दिया, ये दे दिया। मैंने पहले ही कहा कि वो थोड़े क्वेश्चन हमें पहले क्विज पहले बनानी पड़ती है, तो वो क्वेश्चन पहले ही मैंने दे दिए थे। मुझे लगा कि ये पूरा हफ्ता है तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब समझाते समझाते थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें नहीं हो पाती, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कर लोगे तो तब भी उस क्विज को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, धन्यवाद।